आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के बारे में। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग चैप्टर्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स को समझने के लिए इस चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एटम जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट ऐसा नहीं, इसमें बहुत ढेर सारे कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूट्रिनो, प्रोटीनो, अलग अलग तरह के बोसॉन पार्टिकल्स, ठीक है। तो इनके अंदर न जाके हम उन कंपोनेंट्स की बात करेंगे जो बेसिक हैं और जो हमको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलो अगर हम एटम की बात करें तो एटम की जो डिफिनीशन हम अभी तक पढ़ते थे तो वो ये पढ़ते थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट अंडर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यही डिफिनीशन हमने पढ़ी है, विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। चलो अब अगर इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम चलें तो ये डिफिनीशन एक्चुअली दी किसने थी? डाल्टन ने दी थी, ठीक है। लेकिन ये डिफिनीशन कहीं ना कहीं आगे चल के क्या हो गई थी? गलत हो गई थी। क्यों गलत हो गई थी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो एटम्स के हम और कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। एटम के अंदर जो 3 मेजर कंपोनेंट हम जानते हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास रिड्यूस हुआ था 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्रोटॉन का मास 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg और लगभग यही मास 1.65 इंटू 10⁻⁻27 kg न्यूट्रॉन का भी था, ठीक है। अच्छा, चार्जेस की अगर बात करो तो चार्जेस इलेक्ट्रॉन पे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये हम सभी लोग जानते हैं, पहले से अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, ठीक है, अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। बहुत सारे स्पीसीज में इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखते हैं, बहुत सारे बुक्स में भी लिखते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए कि अगर कोई एटम आयोनाइज्ड स्टेट में है, आयोनाइज्ड मतलब अगर उसके ऊपर चार्ज्ड है तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इसीलिए हम एटॉमिक नंबर को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं, बिकॉज किसी भी स्पीसीज में प्रोटॉन निकल के बाहर नहीं जाता है, ठीक है। और अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला था वो था नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम अगर हम करेंगे तो हमको एटॉमिक मास मिलेगा, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये जानिए, हर एटम के पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन का बना होता है, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको नोट करके रखिए, इसको समझिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि आखिर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फेलियर क्यों हुआ था, ठीक है। चलिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फेलियर जो था वो मेजरली इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट था कि क्यों एक एटम जो है वो गे-लुसाक लॉ को फॉलो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मतलब अगर डाल्टन लॉ की हम बात करें तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पोस्टुलेट आए थे वो गे-लुसाक लॉ को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। और इसके साथ साथ डाल्टन ने यह भी कहा था कि अगर हम एटम को माने, एटम को कंसीडर करें तो एटम से ज़्यादा छोटा पार्टिकल कोई नहीं, वो फर्दर सब डिविजिबल नहीं है। लेकिन आज के डेट में हम सभी जानते हैं कि एटम क्या है? फर्दर सब डिविजिबल है। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ये पहला पोस्टुलेट है जिसमें उसमें गे-लुसाक लॉ को फॉलो नहीं किया गया था, इस वजह से डाल्टन थ्योरी फेल हुई। दूसरा, वो अलग अलग कंपोनेंट्स में टूट सकता था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, इसलिए भी ये थ्योरी फेल हो गई। और इसके साथ साथ अगर हम एलिमेंट और एटम में, अगर हम एलिमेंट और एटम में चेंज दिखाना चाहें, डिफरेंस दिखाना चाहें, तो इसको भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करने में क्या थी? अनेबल थी, ठीक है। तो इतना सब कुछ क्या था? एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन था। किसको क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के उस पोर्शन में मूव करेंगे जहां से हम लोग कैथोड रे, एनोड रे के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे बेटा। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि जे.जे. थॉमसन ने की थी।
और जे थॉमसन ने इसको करने के लिए क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब का सहारा लिया था। किसका सहारा लिया था बेटा? डिस्चार्ज ट्यूब का। डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या होता है ये समझिए, एक ऐसी ट्यूब जो काफ़ी मजबूत हो, मोस्टली ये क्वार्ट्ज की बनाई जाती थी, ग्लास की भी बनती है, अगर बोरोसिलिकेट टाइप की ग्लास हो, कोई बहुत मजबूत ग्लास होनी चाहिए, ठीक है, ताकि अगर इसमें वैक्यूम भी हम क्रिएट करें तो वो फूटे ना, वो टूटे ना, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ गैसेस डाली गई और उनको क्या किया गया, सक्शन आउट किया गया, ठीक है। पहले गैसेस को भरा गया, फिर सक्शन आउट किया गया, ठीक है। और सक्शन इतना ज्यादा किया गया कि प्रेशर जो था वो 10⁻⁻⁶ पास्कल के आसपास आ गया, इतना कम प्रेशर हो गया। मतलब अगर हम गैसेस के प्रेशर के अकॉर्डिंग चेक करें तो 0.01 से लेके 0.03 मिलीमीटर Hg तक का प्रेशर इसमें बनाया गया। कैसे? यहाँ पे पाइप लगा के एयर को बाहर निकाल लिया गया, इसके अंदर क्या किया गया, वैक्यूम टाइप का क्रिएट किया गया। याद रखिएगा, कंप्लीट वैक्यूम नहीं हो सकता। अगर कंप्लीट वैक्यूम होगा तो किसी भी तरह का कोई कंडीशन, कोई भी कंडक्शन नहीं होगा। वैक्यूम इज नॉट क्रिएटेड। अगर कोई आपको ये पढ़ाता है तो वो गलत पढ़ाता है। वैक्यूम अंदर क्रिएट नहीं होता है, उसमें थोड़ी सी गैसेस बची हुई रहती हैं, ठीक है, ताकि वो कंडक्शन शो कर सके। यहाँ पे जो बैटरी सोर्स लगाया गया था, पावर सोर्स लगाया गया था, उसका वोल्टेज 10,000 वोल्ट या उससे ज़्यादा होता है। बिकॉज जैसे आप आसमान में बिजली कड़कते हुए देखते हैं तो वहाँ पे भी क्या होती हैं, गैसेस ही कंडक्ट करती हैं, गैसेस के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। लेकिन वोल्टेज क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए अगर गैसेस स्टेट में आपको कंडक्शन कराना है तो, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या था, यहाँ से जब हम करंट को प्रोड्यूस करते थे तो जो गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट है वो आयनाइज होती हैं। आप सपोज करो कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अंदर गैस जो है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन जब आयनाइज होगी तो वो बनाएगी H++ इलेक्ट्रॉन। यही जो इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या बोलते थे, कैथोड रे बोलते थे। इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा समझने के लिए। जब हाइड्रोजन यहाँ जो प्रेजेंट है वो जब आयनाइज होती है, या कोई भी गैस जो यहाँ प्रेजेंट है वो जब आयनाइज होती है, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जब आयनाइज होके एक स्ट्रीम में कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं, एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करते हैं, तो इसी फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैथोड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड रे, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कैथोड रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैथोड रे हमेशा क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि जे थॉमसन ने डिस्कवर की थी। किसको डिस्कवर की, इसको किसने डिस्कवर किया था, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन वाज द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जिसको आप याद रखने के लिए तरीका भी यूज कर सकते हैं, ईंट पर नाच। बहुत सारे लोग बताते हैं ईंट पर नाच, ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन, पी फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड, एन फॉर न्यूट्रॉन, सी फॉर चैडविक। अभी इन तीनों लोगों के बीच में एक बहुत प्यारा सा रिलेशनशिप भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझिए। कैथोड रे क्या थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी। उसके साथ साथ अगर कैथोड रे के बीच में आने वाले रास्ते में अगर कोई पतली मेटल की लेयर रख दीजिए, कोई पतली सी लेयर मेटल की डाल दीजिए, वो उसको पेनिट्रेट कर जाएगी। थिन लेयर पेनिट्रेशन की प्रॉपर्टी थी, थिन लेयर पेनिट्रेशन की प्रॉपर्टी मिलती है कैथोड रे में। और अगर सिलिका का बना हुआ कोई पैडल रख दीजिए बीच में, जैसे साइकिल का पैडल होता है ना, साइकिल में हम देखें नीचे जब साइकिल चलाते हैं तो नीचे एक पैडल ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, मतलब जो पैडल आप मारते हैं वो तो मूव करता ही है, साथ ही साथ एक पैर पे पैडल होता है जो कि उसके साथ साथ मूव करता है। वैसा एक पैडल रख दिया गया तो हुआ क्या कि अगर पैडल को ऐसे रखा गया, जब सिलिका की प्लेट पे या सिलिका के पैडल पे जब कैथोड रे टकराती थी तो ये पैडल ऐसे गोल 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 घूमना शुरू करता था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। ये कैथोड रे की मैकेनिकल प्रॉपर्टी इसको शो करती है कि जो काइनेटिक एनर्जी कैथोड रे में है वो इसके मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए ताकि हम लोग और आगे बढ़ सके, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर थिन लेयर होगी तो ये पेनिट्रेट करके बाहर चला जाएगा, लेकिन अगर लेयर थोड़ी सी भी मोटी कर दीजिए तो याद रखिएगा कि जब कैथोड रे
किसी भी थोड़ी सी भी मोटी लेयर से टकराएगी मेटल के, किसके, मेटल सरफेस पे, तो ये एक्सरे प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? एक्सरे प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर इसको मिटा दूं मैं, ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं यहां पे एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा दूं, किसकी कोटिंग बेटा? जिंक सल्फाइड की कोटिंग, ZnS, ठीक है। और आपके दिमाग में ये आएगा कि पीछे लगाने का क्या फायदा? इस एनोड को हमने परफोरेट कर दिया, मतलब इसमें जैसे आप जाली में छोटे छोटे छेद देखते हैं, वैसे हमने इसमें छोटे छोटे छेद बना दिए हैं, ताकि जब कैथोड रे इधर से इधर आए तो वो एनोड के थ्रू होते हुए जिंक सल्फाइड के सरफेस से क्या करे? टकराए। तो याद रखिएगा कि जब वो जिंक सल्फाइड की सरफेस से टकराएगी तो जिंक सल्फाइड नॉर्मली क्या होता है? जिंक सल्फाइड नॉर्मली क्या होता है? जिंक सल्फाइड नॉर्मली कलर्ड होता है, लेकिन जब कैथोड रे उससे टकराती हैं तो उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स नजर आते हैं, ग्रे कलर के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स नजर आएंगे। जैसे सपोज करिए ये ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड के ऊपर अगर मैं एक छोटा सा व्हाइट कलर का डॉट मार दूं तो क्या आपको नजर नहीं आएगा? सिंपल सी बात आएगा। सपोज करो कैथोड रे तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ आई टकराते हुए यहाँ तक, यहाँ टकराई, यहाँ पे एक मार्क बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बनाएगी, ऑफकोर्स बनाएगी। तो इन व्हाइट स्पॉट से हम पहचान जाते थे कि कैथोड रे जब यहाँ से चली थी तो सीधे आके किधर टकराई? जिंक सल्फाइड से टकराई। ठीक है, जिंक सल्फाइड ने किया क्या? जिंक सल्फाइड ने काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी कैथोड रे की थी, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? लाइट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा? लाइट एनर्जी में। ठीक है, इस प्रॉपर्टी, इस फिनोमिनन को हम लोग नाम देते हैं सिंटिलेशन। क्या नाम देते हैं बेटा? सिंटिलेशन। अब एक अमेजिंग चीज आपको बताता हूं, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली जानी जाती है नाम से फॉस्फोरेसेंस के। किसके? फॉस्फोरेसेंस के। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये फॉस्फोरेसेंस क्या वाला है? आपने बचपन में बहुत बच्चों से बोला होगा, देखो मैंने रेडियम वाली घड़ी पहनी है, रेडियम वाली घड़ी पहनी है। सिंपल सी बात है, रेडियम का कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है, तो क्या आपको रेडियम लगी हुई घड़ी मिलेगी? और रेडियम तो रेडियो एक्टिव भी है। नहीं, वो रेडियम नहीं होता था, वो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल होता था। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की खासियत होती है कि जब इसके ऊपर कोई लाइट पड़ती है तो उस समय वो तुरंत अपनी लाइट एनर्जी को एमिट नहीं करता, या कोई काइनेटिक एनर्जी वो पाता है तो तुरंत लाइट एनर्जी को एमिट नहीं करता, थोड़ा सा टाइम लेता है। जब अंधेरा मिलता है तब वो क्या करता है? ग्लो करता है। उसी को आप लोग क्या बोलते हैं? देखो अंधेरे में रेडियम चमक रहा है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? फॉस्फोरेसेंस। और जब आप साइकिल चलाते हो या बाइक चलाते हो तो देखते हो कि कभी कभी गाड़ियों के पीछे एक लाल रंग का इंडिकेटर लगा होता है, उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है वो तुरंत ग्लो करता है, और जैसे ही लाइट हट जाती है उसका ग्लो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंस। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लोरोसेंस। मतलब अगर इंस्टेंट ग्लो है तो फ्लोरोसेंस, अगर डिलेड ग्लो है तो फॉस्फोरेसेंस। अब देखो ध्यान से, अगर हम जिंक सल्फाइड की सरफेस यहां नहीं लगाते और कैथोड रे आके डायरेक्टली यहां पे टकराती, तो याद रखिएगा कि जब डायरेक्टली टकराएगी तो वो फॉस्फोरेसेंस न शो करके क्या शो करेगी? फ्लोरोसेंस। लेकिन अगर जिंक सल्फाइड की सरफेस है तो वो क्या शो करेगी? फॉस्फोरेसेंस। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो भी गैस है वो आयनाइजेशन कॉज करती है, सॉरी, ये जो भी रे है वो क्या करती है? आयनाइजेशन कॉज करती है। अगर कोई गैस यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो गैस क्या कर जाएगी? आयनाइज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब इस बात को समझिए कि अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया और नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन आयनाइज होकर क्या बनाएगा? H++ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन भी क्या बनाएगा? बहुत ज्यादा करेगा तो O- या O2- बनाएगा, लेकिन निकलेगा इसमें से क्या से? सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन भी क्या रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन। और जो कैथोड रे है वो किस पे डिपेंड करती है? वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, वो इन पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब आप गैस कुछ भी डालिए, कोई भी गैस वहां पे होगी, क्या कैथोड रे के नेचर पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। गैस वहां कोई भी हो, इसके नेचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसके नेचर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब लास्ट जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूं वो ये समझिए कि अगर कैथोड रे
किसी फोटोग्राफिक प्लेट से टकराती है, किससे टकराती है बेटा? फोटोग्राफिक प्लेट से टकराती है, तो वहां तुरंत केमिकल रिएक्शन होगा और तुरंत वहां पे आपको चेंज नजर आएगा। आपने आज के ज़माने में CRT देखी है, LED देखी है, LCD देखी है, लेकिन पहले जब टीवी का पुराना ज़माना था तो क्या करती थी? पिक्चर ट्यूब वाली टीवियाँ चलती थी, वो कहीं ना कहीं एक तरह की डिस्चार्ज ट्यूब ही थी, पीछे से एक सोर्स लगा रहता था, जो सोर्स सामने वाली शीशे की प्लेट पे क्या करता था? एमिट करता था, और उस एमिशन की वजह से जो चेंजेस आते, जैसे केमिकल रिएक्शंस होते थे, वही हमको इमेज के फॉर्मेट में नज़र आते थे और टीवी हमको चलती हुई नज़र आती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कैथोड रे बहुत इंपॉर्टेंस अपने ज़माने में रखता था, आज भी उसकी इंपॉर्टेंस है, और इलेक्ट्रॉन का मास खोजने में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज खोजने में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसको हम चार्ज बाई मास रेशियो से आगे समझेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नहीं समझ में आता है फिर से वीडियो लेक्चर को चला के देखिए, आपको एक बार में नहीं 2 बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड।